अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था CHN के चैप्टर 2 का एक पार्ट हम पढ़ रहे थे, दैट वाज ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसका हमने एक पार्ट पहले पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में बात की थी कि वो क्या है, उसके लिए क्या कानून होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो पार्ट 1 में हमने वो पढ़ा है। आई होप सो कि आपने वो लेक्चर देखा होगा। इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में जो हमने बात की थी, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब ये होता है कि एक जॉब के अंदर जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी सेहत को कोई मसला ना हो, या ऐसी कोई जॉब ना हो, ऐसी कोई चीज़ें आपके जॉब के एरिया में ना हो जिससे आपके हेल्थ को मसला हो। ठीक है, तो आप ऑक्यूपेशनली बिल्कुल हेल्दी होंगे। इस तरह कई सारे जॉब्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ में मसले आते हैं, जिनको बहुत सारे मसले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो वो तो खैर हमने बात की थी। तो आज हम उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, यानी उनके मकसद पढ़ रहे हैं कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मकसद क्या है। ठीक है, द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज डिफाइंड बाय ILO। ILO हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और WHO ने जो है इनके एम्स और मकसद जो है वो क्या बताए हैं। पहले बताया है द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स ऑफ ऑल ऑक्यूपेशंस। यानी जितने भी जॉब्स हैं या जितने भी तरह के लोग जिस भी जगह पे काम करते हैं, तो सबसे पहला ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एम ये है कि उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री पे हो और उसको हम मेंटेन करें। यानी कि उनके हेल्थ को हम अपने जॉब के एरिया के अंदर मेंटेन करें और जॉब की वजह से उनको कोई मसला ना हो। ठीक है, और इसी तरह सोशल वेलबींग, यानी लोगों का आपस में ताल्लुक, आपस में बात करना, उनका दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हो। तो ये पहला मकसद होता है। दूसरा है द प्रिवेंशन अमंग वर्कर्स डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ कॉज बाय देयर वर्किंग कंडीशन। और ऐसी कोई चीज़ें ना हो, ऐसे कोई मसला ना हो कि काम की वजह से उनके हेल्थ में कोई मसला बने या फिर वो हेल्थ से दूर जाएं। डिपार्चर का मतलब दूर जाना होता है ना, तो मतलब वो ऐसी कोई कंडीशन उनके ऑक्यूपेशन में, उनके जॉब में ना हो कि उस कंडीशन की वजह से, उस मसले की वजह से वो अपने जॉब से नहीं, सॉरी, अपनी हेल्थ से जो है वो हाथ धो बैठे या दूर जाए। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू करके बताया जाए कि प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम फैक्टर एडवर्स टू, और ऐसी चीज़ों से हम उनकी हिफाजत करें जो उनके लिए रिस्क हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन ख़राब है तो वो कभी भी टूट सकती है, वो कभी भी ख़राब हो सकती है, उससे जो एम्प्लॉय उसके ऊपर काम कर रहा है मे बी वो जख्मी हो जाए, डैमेज हो जाए कोई पार्ट उसका। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, या अगर हमें पता है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट कहीं से जो है वो मसला कर सकता है, कोई कंप्यूटर ख़राब है, कोई चेयर ख़राब है, वटेवर जो भी रिस्क होते हैं, जो भी ख़तरे होते हैं, उन ख़तरों से आपके वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी उनका एक मकसद होता है। ठीक है, द प्लेसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर इन ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट अडॉप्टेड टू हेल्थ फिजियोलॉजिकल इक्विपमेंट। और आप जो है मशीन के मुताबिक नहीं बनाए उसको, मतलब जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपके साथ काम कर रहा है, या जो आपके लोग जो लेबर है, उसको आप मशीन के मुताबिक अडॉप्ट नहीं करें कि आप ये मशीन है बस जिस जिस तरह चलाना है आप चलाओ मुझे काम से, ऐसा नहीं होता। आप उस मशीन को इंसान के मुताबिक बनाएं कि वो इंसान के बॉडी के हिसाब से सही हो और वो इंसान उस पर बिल्कुल अच्छे से काम करे। ठीक है, अब अगर मशीन बहुत फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ है, बहुत छोटी है और हमें झुक कर काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सर दर्द, कमर के दर्द, इस तरह के बहुत सारे मसले पैदा हो जाएंगे, तो जाहिर है हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप मशीन के मुताबिक एम्प्लॉय को अडॉप्ट ना करें, आप मशीन को अडॉप्ट करें टू द एम्प्लॉय, या फिर आप कह सकते हो कि इंसान के मुताबिक आप मशीन, ऐसी मशीन बनाएं जिसको
चलाने में आसान हो, जिसको जब हम चलाते हैं तो अगर हम बैठे हुए तो हमें झुकना ना पड़े, या हमें अपना सर इधर उधर करके जो है वो मतलब जिसकी वजह से सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में दर्द हो, इस तरह की चीज़ें ना हो ना। तो आप जो है मशीन, ऐसे मशीन और इस तरह की चीज़ें बनाएं जो इंसान के बॉडी के हिसाब से, ठीक है, और वो सही चले। अच्छा, फिर यहाँ पे जो बताया गया कि अचीविंग दीज वेरी आइडियलिस्टिक एम इज नॉट बीन पॉसिबल इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज इन स्पाइट ऑफ देयर फेयरली इफेक्टिव लेजिस्लेशन। यानी ये जो हमने जितनी बातें की है, ये ज़्यादातर बातें बस किताब की हद तक होती हैं और रूल्स की हद तक होती हैं, ठीक है। हर जगह पे ये चीज़ें कभी भी 100% फॉलो नहीं हो सकती, ना ही कोई करता है, इतनी सारी चीज़ों का ख्याल कोई भी नहीं रखता, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो बहुत ही एडवांस कंट्रीज़ होती हैं, जो जितनी भी तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी कहीं न कहीं टेक्निकल और कुछ न कुछ मसले होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% ठीक है। हाँ, हमसे यानी पाकिस्तान और जितने भी आप कह लो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनसे वो कुछ चीज़ों में नहीं, मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो 100% जो रूल्स है या चीज़ें उनके ऊपर भी पूरा नहीं उतरते, ठीक है। तो मतलब ये कि कोई भी चीज़ या कोई भी रूल 100% फॉलो करना, उसके ऊपर पूरा उतरना इज़ नॉट पॉसिबल इवन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़, के उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, या इम्पॉसिबल है। अच्छा, फिर आपको यहाँ फंक्शन बताए गए हैं कि हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं, जो भी जहाँ पे भी आप हेल्थ सर्विसेज देते हो, या आप कह सकते हो कि जो बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ, या किसी कंपनी में किसी जगह पे आप एज अ हेल्थ वर्कर काम करते हो, या वहाँ पे अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो उनके काम क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर रेस्ट विद द मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ये कि जो वर्कर की सेफ्टी होती है, जो आपके मजदूर की सेफ्टी है, उसके हेल्थ की सेफ्टी, उसकी बॉडी की सेफ्टी, वो मैनेजमेंट का काम होता है, मतलब वो वर्कर का काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है कि वो माहौल ऐसा बनाए कि जहाँ पे कोई मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, किस जगह को भी प्लेसिंग पीपल एंड सुटेबल वर्क, आप सही बंदे को सही जगह पर काम पर लगाएं, यानी जिस बंदे ने जो काम अच्छे से करना है या अच्छे से कर सकता है, आप उसको वही लगाएं। कोई बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना फॉर एग्जांपल नहीं आता है, और आप उसको कंप्यूटर के सामने बैठाते हो कि भाई ये काम करो, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, वो उसके लिए एक स्ट्रेस बनेगा, लोड बनेगा, और उसकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। तो आप सुटेबल बंदे को सुटेबल जगह पे रखें, प्लेस करें, ठीक है। इसी तरह मेंटेनिंग पीपल एंड सुटेबल, वही तो बात की हमने। प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज का मतलब यही होता है कि आप ट्रीटमेंट दें। कंट्रोलिंग रिकग्नाइज हैजर्ड्स, जो भी हैजर्ड्स होंगे, जो भी मसले, खतरे हैं, खतरा मतलब जो भी आफत, जो भी नुकसान हो गया है, उसको कंट्रोल करना, उसको मजीद एडवर्स नहीं होने देना, मजीद ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइंग अनरिकग्नाइज हैजर्ड, और ऐसे मसले जो अभी आगे ख़तरा बन सकते हैं, आगे उससे मसले बन सकते हैं लेकिन अभी हमें पता नहीं है, तो उन चीज़ों को मालूम करना, उनको रिकग्नाइज करना, ये हेल्थ सर्विसेज के काम होते हैं। इसी तरह अवॉइडिंग पोटेंशियल रिस्क, यानी जिस चीज़ से आपको रिस्क है, जो आपको पता है कि भाई वो चीज़ टूटी हुई है, वो कहीं भी कभी भी गिर सकती है, किसी के ऊपर भी गिर सकती है, उससे कोई ज़ख्मी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो पोटेंशियल रिस्क है, मतलब उसमें खतरा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, आपको पता है कि मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने उस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। स्क्रीनिंग फॉर अर्ली एविडेंस ऑफ नॉन ऑक्यूपेशनल डिजीज़, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो फॉर एग्जांपल न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको नॉन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, यानी पहले से कोई बीमारी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मलेरिया है, किसी को कोई दूसरी बीमारी है, और वो उसकी जॉब की वजह से नहीं है, तो उसकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग मतलब उसको पहले से डिटेक्ट करना है कि इसको तो कोई मसला, पर वही बात कि आप कोई न्यू बंदा हायर करते हो तो पहले से आप उसकी स्क्रीनिंग कर लो, शायद उसको कोई ऐसी बीमारी हो जो आपके दूसरे वर्कर्स को मुतासर कर सकती है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, और जब भी कोई बंदा आता है न्यू जॉब पे, या अगर आपके पुराने एम्प्लॉयज़ है, तो उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है, उनको बताना है कि आपने अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है इन द मतलब जो जॉब प्लेस है ना, ठीक है। और इसी तरह सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी यानी हिफाजती इकदाम क्या करने हैं, आपने ग्लव्स, आपने हेलमेट और इस तरह की चीज़ें जो है वो पहन के रखनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो। इन्वायरमेंट कंट्रोल आउटसाइड द वर्क,
और वही बात कि आपका एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में, कहीं कोई भी मसला हो जाए तो आप उस चीज़ को फ़ौरन ख़त्म कर सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो, कोई भी ख़तरा हो, ठीक है। सर्विलेंस ऑफ सैनिटरी एंड कैटरिंग, और सब चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है। नज़र रखने का मतलब आप कैमरे वगैरह लगा सकते हैं, आप हर एक चीज़ को लगातार चेक कर सकते हैं कि भाई कोई फॉल्ट, कोई मसला, वो आप वायरिंग में भी देख सकते हैं, वो आप बिल्डिंग में देख सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों में आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रैक्टिस, वही बात कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रैक्टिस क्या है। जैसे कि आप जो है पढ़ते हैं कि हेल्थ प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आती है, नर्सिंग है, डॉक्टर है, फार्मेसी है, टेक्नीशियंस है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है। लेकिन यहाँ पे तो खैर इतना पाकिस्तान में तो मैंने कभी नहीं सुना, बट जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रैक्टिस एक अलग फील्ड है, मतलब आप ये एक अलग फील्ड के तौर पर ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑक्यूपेशनल मेडिसिन हैज अ स्पेशल स्टेटस ऑफ इट्स ओन विद इन जनरल प्रिवेंटिव मेडिसिन फील्ड विद सम थेराप्यूटिक फंक्शन। यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रैक्टिस एक अलग फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो, और इसकी एक अच्छी खासी इमेज है, एक अच्छी इज्जत है, स्टेटस है, जिसमें आप लोगों को जनरल प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होते हैं, यानी आप उनको खतरों से बचाना, उनको मेडिकेशन देना, उनको प्रिस्क्रिप्शन आप कर सकते हो, किसी न किसी हद तक आप उनका इलाज कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ सेपरेट फील्ड जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें आपको करना क्या है कि नॉलेज ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट, आपको उनका जो है वर्क एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या खतरा हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होते हैं, और केमिकल से चीज़ें बनती हैं या उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल्स की वजह से कौन से मसले हो सकते हैं, लंग्स डिजीजेस और इस तरह की चीज़ें फॉर एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता हो, कौन से रिस्क है। इसी तरह मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके पास इतनी अथॉरिटी हो, इतने सहूलियात हो कि आप जो है एग्जामिन करें, आप अंदाज़े लगाएं कि क्या मसला है, फिर ट्रीटमेंट दें, हेल्थ एजुकेशन दें, और इंजरी को कोई मतलब मसले जो आगे होंगे उनसे आप जो है वो बचा सकें। अच्छा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? प्री एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट से पहले, किसी भी बंदे को हायर करने से पहले आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। हर जगह होता है ये, मतलब पहले से इवन कि जब आप किसी भी, जैसे हम बीएसएन में आए थे पहले, तो पहले ही हमारे टेस्ट और एक्सरे वगैरह किए गए थे, पता मतलब ताकि पता चले कि बंदे को कोई मसला तो नहीं है जिससे दूसरे लोग मुतासर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्री मेडिकल या प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब वो तो होती है, ठीक है। अच्छा, दिस इज कैरी आउट फॉर द फॉलोइंग रीजन, क्यों करते हैं? असेसमेंट ऑफ फिटनेस टू डू स्पेसिफिक जॉब, इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि बंदा फिट है, वो इस काम करने के लिए सही है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ इल हेल्थ, या उसको कोई बीमारी, कोई मसला तो नहीं है। बेस लाइन इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ, और उसके हेल्थ के बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता चले, मतलब इंफॉर्मेशन हो क्या, हाँ बंदे का हेमोग्लोबिन क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इधर उधर की जो चीज़ें होती है ना, कोई मसला तो नहीं है, जॉइंटस वगैरह, एड्स, हेपेटाइटिस, जो फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम उसको देखते हैं। अच्छा, फिर आप देखते हो पीरियोडिक एग्जामिनेशन। पीरियोडिक एग्जामिनेशन यानी ऑन गोइंग जो चलता रहता है। आपने प्री एम्प्लॉयमेंट किया, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखते हो कि क्या कहते हैं, मतलब जो बंदा है उसको जॉब के दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ। तो इस तरह ये पीरियोडिक टाइम टू टाइम आप उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन दिस ग्रुप इज द पोस्ट सिकनेस एब्सेंस एग्जामिनेशन, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पोस्ट सिकनेस एब्सेंस। मतलब एक बंदा था जो आपके साथ काम कर रहा था, वो बीमार हो गया, चला गया, और ठीक होके वापस आ गया। जब वो ठीक होके वापस आया, तो आप दोबारा से उसकी एग्जामिनेशन करोगे, उसके रिपोर्ट्स वगैरह देखोगे और करवाओगे, ठीक है। जिसको हम कहते हैं पोस्ट सिकनेस एब्सेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब सिकनेस के बाद, बीमारी के बाद। ये क्यों करते हैं? वही बात कि बीमारी कंप्लीटली तौर पर ख़त्म हो गई है, कोई कुछ तो रह नहीं गया, या अभी भी कुछ है, या अभी मज़ीद
उसकी नीड है एजुकेशन की, ट्रीटमेंट की, इस तरह की चीज़ों की, ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर कौन से लोग आते हैं? पब्लिक सर्विस एंड गुड व्हीकल ड्राइवर्स, मतलब ये जो गाड़ियाँ चलाने वाले और ट्रांसपोर्ट वाले, ठीक है, ट्रक वगैरह जो चलाते हैं, तो इनका जो है वास्ता बहुत सारे लोगों के साथ पड़ता है और ये एक खुले एनवायरनमेंट में होते हैं, जिनसे मतलब उनको मसला ज़्यादा होता है, खतरे ज़्यादा होते हैं बीमारियों के, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस मतलब जो आम तौर पर लोगों से मिलते जुलते हैं ना, और जो ड्राइवर्स होते हैं इनका पीरियोडिक एग्जामिनेशन जो है वो बार बार होता है, ठीक है। यंग पर्सन एंड पीपल अप्रोचिंग रिटायरमेंट, यंग पर्सन यानी कि जो बहुत एज के नहीं होते, बच्चे आप कह सकते हो, मतलब अबाउट 15 to 20 ईयर्स, ठीक है, या 18 ईयर्स आप कह सकते हो, जो जॉब में न्यू न्यू आते हैं, तो उनकी एग्जामिनेशन, क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, तो मे बी दे कैन डेवलप अ डिजीज़, ठीक है। और इसी तरह वो लोग जो रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, यानी जो बूढ़े होते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी बॉडी कमज़ोर होती जाती है, तो मे बी उनको भी कोई मसला हो सकता है। फूड हैंडलर्स, वो लोग जो फूड हैंडल करते हैं, जो किचन में होते हैं, जो लोगों को खाना देते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई मसला है तो उनसे दूसरों को भी फैल सकता है, ये फूड के ज़रिए वो चीज़ें फैल सकती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद हैज़ार्डस केमिकल, और वो एम्प्लॉयज़ वो लोग जो कि ऐसी जगह पे काम करते हैं जो बहुत ख़तरनाक है, आप समझो जैसे केमिकल्स में काम करते हैं, एसिड्स में काम करते हैं, कोई दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो उनको खतरा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं? मतलब आप एक जगह पे हैं, काम कर रहे हैं एज ए हेल्थ वर्कर, तो आप उसका उस जगह के एम्प्लॉयज़ का और उनका मेडिकल रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस बुक, आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें आप, मतलब कोई भी बंदा आया, कोई भी मसला लेके, या एक्सीडेंट हो गया उसका, कोई भी खतरा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मसला क्या था, और डेंजरस मतलब कौन सी चीज़ की वजह से हुआ, कौन सा खतरा था, उस तरह की एक बुक होती है, ठीक है। डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड विद द क्लिनिक बाय नेम, एज, डिपार्टमेंट एंड रीजन ऑफ विजिट, ठीक है। कौन आपके पास आया, आप उसका नाम लिखेंगे, उसका जो है एज लिखेंगे, किस डिपार्टमेंट से आया है, क्यों आया है, ये सारी चीज़ आप उसमें लिखेंगे। आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है वो आप बताएंगे। इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एवरी पर्सन सीन विद द रिलेवेंट पर्सन डिटेल्स, ठीक है। आप जो है उसका, मतलब हर एक बंदे का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए उसके डिटेल्स के साथ, ठीक है। और क्लिनिक अटेंडेंस समरीज बाई वीक, और फिर हर हफ्ते या हर महीने के बाद आप एक समरी निकालते हो कि भाई इस हफ्ते में हमारे पास इतने लोग आए और उनको ये मसले थे, या इस साल में हमारे पास, या इस मंथ में हमारे पास इतने लोग आए और उनको ये मसले थे। फिर उससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कौन सी बीमारी उसमें सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है एक रिकॉर्ड आ जाता है। फिर उसी रिकॉर्ड को जो है आप एपिडेमियोलॉजी और रिसर्च और इस तरह की चीज़ों में यूज़फुल इंफॉर्मेशन के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव सेफ्टी सर्विसेज, यानी आप अपने काम की जगह के अंदर सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम करवा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई आपको मतलब किन चीज़ों से दूर रहना है, किस तरह अपने आप की हिफाजत करनी है, तो वो रिकॉर्ड लेके आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ऑक्यूपेशनल हाइजीन का बताया गया है, ये भी तकरीबन वही चीज़ें कुछ, मतलब जब हमें ऑक्यूपेशनल की बात आती है तो ज़्यादातर वही उन चीज़ों की बात होती है। ऑक्यूपेशनल हाइजीन इज जनरली डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेडिकेटेड टू द anticipation, recognition, evaluation, communication and control of environmental stressors, ठीक है। देखो, इसको मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात बताई गई है, लेकिन हम इसको आसानी से समझेंगे। ऑक्यूपेशनल हाइजीन, हाइजीन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है साफ सुथराई जो हम कहते हैं ना, वो नहीं है। हाइजीन का मतलब यहाँ पे है कि आपने खतरों को समझना है और अपने एनवायरनमेंट को खतरे से साफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिफाइन वो बताया गया ना, द आर्ट एंड साइंस डेडिकेटेड टू, ये मतलब एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा काम है जो हम उसमें क्या करते हैं, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। मैं आज से एक महीने पहले मैंने अंदाज़ा लगाया था कि भाई आज से एक महीने बाद ये होगा, ठीक है। तो एंटिसिपेशन होगा मतलब किसी चीज़ को देख के आप बताते हो ना,
रिकग्निशन किसी चीज़ को मतलब किसी भी खतरे को रिकग्नाइज करना, पहचानना, ठीक है, फिर उसका एवॉल्वेट नतीजा निकालना कि क्या हो सकता है, फिर उसके ऊपर कम्युनिकेशन बात करना, उसको कंट्रोल करना, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपके काम की जगह में होती है, और अराइजिंग फ्रॉम द वर्क प्लेस दैट में रिजल्ट इन इंजरी, और वो सारी चीज़ें जो इंजरी या फिर इलनेस या एम्पेयरमेंट या फिर किसी के सेहत के ऊपर असर कर सकती है, उन सारी चीज़ों को पहचानना, उनका रिजल्ट निकालना, उनको रिकग्नाइज करना, उनके ऊपर बात करना, उनको ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें करना ऑक्यूपेशनल हाइजीन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं या जो मसले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीज स्ट्रेसर आर नॉर्मली डिवाइड इनटू द कैटेगरीज, इसके डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे बायोलॉजिकल है, केमिकल है, फिजिकल, इकोनॉमिक और साइको सोशल। तो इस तरह कई सारी इनकी कैटेगरीज होती है। इसमें अभी हमने एक एक जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। पहले आपको बताया ऑक्यूपेशनल फैक्टर। फिजिकल क्या है? फिजिकल मतलब कोई भी चीज़ें जैसे रेज, रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या नॉइस या शोर, वाइब्रेशन वगैरह, ये सारी ऐसी चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें, मतलब जिनका कोई ना कोई आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपके सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, ठीक है, तो ये फिजिकल में आती है। केमिकल में वही कलर्स, फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड जो कीड़े मार दवाइयाँ जितनी होती है, ठीक है, या फर्टिलाइजर, तो वो भी ज़ाहिर है असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि वो भी मेनली केमिकल्स होते हैं, मसले कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पेस्टिसाइड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि पेस्टिसाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट 2 लाख पीपल आर किल्ड वर्ल्ड वाइड, यानी हर साल पेस्टिसाइड्स की वजह से जो कीड़े मार दवाइयाँ होती है उससे कोई 2 लाख लोग मरते हैं, ठीक है, उसके पॉइजनिंग की वजह से, क्योंकि या तो हम उसको प्लांट्स के ऊपर करते हैं या घर में करते हैं या ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे बताए इन 1990 द नंबर वाज 30,000, यानी 30,000 1990 में कोई 30,000 की तादाद बताई जा रही थी। अब कितनी है? 2 लाख की, 6-7 गुना, तकरीबन 7 गुना जो है ये तादाद बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए, ठीक है। दे ऑल्सो एस्टिमेटेड 3 मिलियन पीपल अराउंड आर पॉइजन ईच ईयर, यानी हर साल कोई 3 मिलियन, 30 लाख तक लोग पॉइजन होते हैं। पॉइजन मतलब वो उसके उसमें आ जाते हैं, लेकिन उसमें मरते जो है वो तकरीबन कितने? 2 लाख, ठीक है। दे ऑल्सो एस्टिमेट, ये तो हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर चिल्ड्रन, और उन 3 मिलियन में से ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग उनमें से बच्चे हैं, ठीक है। स्टडी इन इंग्लैंड एंड Wales showed that 50% of pesticides were involving children under the age of 10, क्योंकि उसमें मतलब 50% जितने लोग उसमें पॉइजन होते हैं, मसले जिनको होते हैं, तो उसमें तकरीबन 50% बच्चे होते हैं, और वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं होता। और आपको पता है जो बच्चे होते हैं हर चीज़ उठा के जो है मुंह में डाल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो उनको नहीं पता चलता कि साफ है या क्या है, ठीक है, तो इसी तरह उनको जो है मसले हो जाते हैं। अब ये जो बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ में पेस्टिसाइड्स यानी वो केमिकल्स वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, कौन सी में कम हो सकते हैं। एप्पल्स, चेरीज, ग्रेप्स, मैंगोज, पोटैटोज, रेड रास्पबेरीज, ठीक है, स्पाइनेज, स्ट्रॉबेरी, इन सारी चीज़ों में पेस्टिसाइड्स का लेवल ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये फ्रूट्स जब हम मतलब लगाते हैं तो अक्सर लोग इसके ऊपर केमिकल्स वो प्लांट्स के और इस तरह करते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े उसको ना खाएं, ख़राब ना हो, ठीक है। और जो कम चांसेस होते हैं जहाँ पे वो है बनाना, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, ऑनियन, पपाया, पाइनएप्पल, पीस, ठीक है, इसमें कम चांसेस होते हैं। और इसीलिए इसका मकसद ये हुआ कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हो तो उसके धो के खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल एप्पल लाए और आपने जो है बस बहुत ज़्यादा भूख लगी आपको या फिर आपने वहाँ से उठाया और सीधे सीधा खाया, ठीक है, तो पहले धोना चाहिए फिर उसके बाद खाना चाहिए। तो ये हाईएस्ट इन पेस्टिसाइड्स होते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। बायोलॉजिकल की हम अगर बात करें, मतलब हर वो चीज़, हर वो स्ट्रेसर जो जिंदा है और आपको मसला कर सकती है, जैसे वायरस, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीजेस, पैरासाइटिक डिजीजेस, ये भी हो गए, ठीक है। साइकोसोशली दिमागी तौर पर क्या मसले हो सकते हैं? वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि काम के ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज तरतीब सही नहीं है, कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, किसी के ऊपर बहुत कम काम है, किसी को उसके
एबिलिटी के मुताबिक काम दिया गया है, किसी को उससे ज़्यादा काम दिया गया है, ठीक है। इसी तरह लीडरशिप स्टाइल, कि आपका बॉस किस तरह है, वो आपको डांट डपट के जो है वो काम करवाता है, गालियाँ देता है, बहुत सख्त है या बिल्कुल फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है। शिफ्ट वर्कलोड, आप किस शिफ्ट में काम करते हैं और उसमें कितना लोड आता है वर्क का, ठीक है। आपका काम क्या है, ज़ाहिर है ये तो भी डिपेंड करेगा। और जॉब सिक्योरिटी, आपको ये भी डर होता है कि भाई मेरी जॉब सिक्योर है, यानी मैं मुझे कभी भी फायर कर सकते हैं, मैं कभी भी मतलब जॉब से निकाल सकते हैं, तो मेरी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये ना कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेसर होते हैं, यानी आपको दिमागी तौर पर जो है वो स्ट्रेस दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन द वर्कर एंड जॉब, यानी जॉब और वर्कर जो होता है, यानी काम करने वाला जो होता है, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, वो एर्गोनॉमिक कहलाएगा। यानी कि आप समझो, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा बोझ उठा रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी काम कर रहा है, तो हैवी जो वर्क, मतलब हैवी उसकी जॉब है ना, हैवी काम करना उसकी जॉब है, और बंदा जो है वो वर्कर है। अब अगर वो उस काम के लिए फिट है तो एर्गोनॉमिक्स ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत कमज़ोर है और वो काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको करना पड़ रहा है, ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी वो इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, और उस चीज़ की वजह से, उस ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसको मसले होंगे, ठीक है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एर्गोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मेकिंग द जॉब फिट द वर्कर, यानी वो जो पहले हमने बात की थी कि जॉब वर्कर के लिए फिट होना चाहिए, वर्कर को जॉब के लिए फिट नहीं करना है, ठीक है। यानी ऐसा आपने माहौल रखना है कि भाई जो बंदा है या जो जॉब है, वो हर बंदे के हिसाब से हो, ठीक है। जो काम है वो आप सुटेबल बंदे को दें, हर वो बंदा जो एक काम कर सकता है आप उसको दें, जो बंदा नहीं कर सकता आप उसको कोई और काम दें, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं ergonomic. The branch of engineering science in which biological science is used to study the relation between worker and the environment. यानी इसमें भी हम वही मतलब ये इंजीनियरिंग साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम अ, इंसान और उसके, यानी एक वर्कर और उसके एनवायरनमेंट, उसके जॉब के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया गया, स्टडी ऑफ डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, कि आप एक अपने इक्विपमेंट्स को, जो चीज़ें जिनके ऊपर आप काम करते हैं, उनको अरेंज कैसे करते हो, उनको डिज़ाइन कैसे करते हो, ताकि लोग उसके साथ एक हेल्दी वे में और एक कंफर्टेबल और एफिशिएंट वे में काम करें। मतलब आपने चीज़ें ऐसी बनाई हुई है कि भाई उससे कोई मसला नहीं होता, लोग आते हैं, काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन कंफर्टेबल होके काम करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही एफिशिएंट काम करते हैं, तो मतलब एर्गोनॉमिक्स सही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है कंप्यूटर का यहाँ पे बताया गया है, एज रिलेटेड टू कंप्यूटर इक्विपमेंट, ergonomics is concerned with such factor as the physical design of the keyboard, यानी आपने कंप्यूटर रखा है तो उसका जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, उसके जो क्या कहते हैं, जो अ, मतलब जो उसके कीज़ है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बहुत सख्त नहीं हो, जब आप उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो बिल्कुल सही से प्रेस हो, हर एक चीज़ सही हो। अब अगर फॉर एग्जांपल कीबोर्ड में मसला है, आप एक बटन दबा रहे हो, वो लग ही नहीं रहा, ठीक है, मैं 1 2 3 दबा रहा हूँ और वो लग नहीं रहा, तो मुझे स्ट्रेस होगा कि यार ये क्या पता नहीं फजूल किस्म का कीबोर्ड है, क्या मुसीबत है, ठीक है। इसी तरह स्क्रीन, आप जो कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं, तो एक तो वो आपकी फॉर एग्जांपल आइज़ के लिए ख़तरनाक है, या फिर वो बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है, तो आपको इधर उधर होना पड़ रहा है, कभी आप ऊपर देख रहे हो, कभी आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने नहीं है, या आपके चेयर का और स्क्रीन का जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट जो हार्डवेयर होते हैं, माउस कीज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपके हाथ के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है ना, तो जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकते हैं, अ, हाथ पाँव के मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो जब एर्गोनॉमिक्स सही होते हैं तो आप एक अपने जॉब में कंफर्टेबल और हेल्दी होते हैं, जब सही नहीं होते तो इसकी वजह से डिफरेंट मसले हो सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज बताई गई हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब क्या होता है कि वो मसले, वो बीमारियां जो आपको जॉब की वजह से होता है, जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं, जाहिर है लंग डिजीजेज हो सकते हैं, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, आपको लंग्स के इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं अगर आप गंदी हवा, गंदी जगह पे काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है केमिकल्स, डस्ट और ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। आपको एज़मा हो सकता है। अच्छा, ये मैंने उस दिन पढ़ा था कि हम तो पहले से इसको अस्थमा पढ़ते हुए, बट इट इज़ नॉट अस्थमा, इट इज़ एज़मा, ठीक है। अच्छा, नीमोकॉनियोसिस, नीमोकॉनियोसिस आपको पता है कि ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप जो है कह सकते हो कि द इनहेलेशन ऑफ डस्ट की वजह से होता है, जब आप जो है वो डस्ट इनहेल करते हो, ठीक है। सेलिकोसिस भी एक लंग्स डिजीज है, जिसको हम ग्रेंडर्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, या पॉटर्स रॉट डिजीज भी कहते हैं। और ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जो कि किस वजह से होता है, सेलिका जो होता है ना, सेलिका डस्ट, जैसे कि वाइट कलर का थोड़ा बहुत होता है, उसी से जो है वो जब हम इनहेल करते हैं, क्रिस्टलाइन सिलिका होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है, इसीलिए उसको वो कहते हैं, सेलिकोसिस कहते हैं। उसमें लीजन्स बनते हैं लोब्स के, जो लंग्स के लोब्स होते हैं वहाँ पे। अच्छा, कोयल वर्कर नीमोकॉनियोसिस, जिसको CWP कहते हैं, या फिर इसको एक और भी नाम कहते हैं, इसको क्या नाम कहा जाता था, इसको ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। हाँ, इट इज कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज, कोयल वर्कर, क्योंकि वो कोयले में काम करते हैं ना, तो इसलिए उसको ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। और ये भी ज़्यादातर जो कोयले का जो आप कह सकते हो जो डस्ट होता है ना, जो ब्लैक कलर का होता है, वो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। एस्बेस्टोसिस जो है, ये भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जो कि जो टिश्यू होते हैं लंग्स के, पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं बेसिकली, ये उनको डिस्टर्ब करते हैं। और ये जब ज़्यादातर आप, एस्बेस्टोस भी एक केमिकल होता है ना, जब आप उसके ज़्यादा उसके एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह जो बाईसाइनोसिस है, या अगर शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बिसाइनोसिस होगा या बाईसाइनोसिस होगा, ठीक है। और इसको जो है ब्राउन लंग डिजीज कहते हैं, ब्राउन लंग डिजीज। और इस, या फिर इसको मंडे फीवर भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग मंडे को आते हैं, मतलब 2 दिन की छुट्टी होती है ना, हफ्ता इतवार फॉर एग्जांपल छुट्टी हो गई, ठीक है, सैटरडे संडे, तो जब वो मंडे को आते हैं, तो मंडे को वो काफ़ी सारा जो मतलब डस्ट है या चीज़ें हैं वो इनहेल कर लेते हैं। जब वो इनहेल करते हैं तो उनकी वजह से जो कॉटन डस्ट होता है बेसिकली, कॉटन का वो नहीं होता डस्ट, ठीक है, तो जब वो इनहेल करते हैं और प्रॉपरली वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये मसले हो सकते हैं। मतलब आसान ज़बान में, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन पता हो, आपको कुछ कुछ नाम पता होने चाहिए कि ज़्यादातर जो मसले होते हैं, जो प्रोफेशनल डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर लंग्स डिजीज़ होती हैं, और उसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखते हो कि जो दूसरे ऑर्गन होते हैं, उनके जो है कौन कौन से ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं, लिवर, नर्वस सिस्टम, किडनीज, स्किन, कैंसर, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ये करवा सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट ज़ाहिर है डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट गंदा है तो ये मसले होंगे। रेडिएशंस, रेज, केमिकल्स वगैरह की वजह से हो सकते हैं। शोर बहुत ज़्यादा है, या बहुत हैवी मशीन्स है, वाइब्रेशन उनकी वजह से हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है। और गर्मी ज़्यादा है, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, मतलब सर्दी बहुत है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, मतलब ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब एज ए नर्स यहाँ पे हमारा क्या काम होता है, एट द वर्क साइट हमारा क्या काम, प्राइमरी इंटरवेंशन हमने देने, हमने हेल्थ प्रमोशन करनी है, लोगों को एजुकेशन देनी है, रिस्क रिडक्शन यानी कि खतरों को कम करना है, वैक्सीनेशन देनी है, इंजरी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी काम हमारा ये हो सकता है कि प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग करें, एम्प्लॉयमेंट से पहले हम टेस्ट वगैरह करवाएं, पता लगाएं बंदा फिट है, यानी पीरियोडिक स्क्रीनिंग की जो हमने पहले बात की, कि वक्त के साथ साथ आप करते रहें, या फिर वो लोग जो बीमार होके जाते हैं फिर ठीक होके वापस आते हैं तो उनकी दोबारा से स्क्रीनिंग करते हैं। एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग भी करते हैं, यानी इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि एनवायरमेंट सेफ है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह टर्शरी में हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो
बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, उनके जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं एक्यूट या क्रॉनिक इलनेस के, उनको रोकें, ठीक है। और असेस फिटनेस टू रिटर्न टू वर्क, और कोई भी बंदा जब काम में वापस आता है किसी भी मसले के बाद, तो हम उसकी फिटनेस चेक करें, उसको देखें कि भाई काम बंदा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह इंडिकेटर्स ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी बंदा अगर साइकोलॉजिकली या फिर आप कहते हो कि दिमागी तौर पर वो काम से थक गया है या उसको मसले हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो या उसके क्या अलामत होंगे? सबसे पहले इंक्रीज एब्सेंटिज्म, वो नहीं आएगा, एब्सेंट बहुत करेगा, मूड उसका चेंज होता रहेगा, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मसले होंगे, माइनर एक्सीडेंट्स होंगे, थका हुआ नजर आएगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी, उसका वेट लॉस होता रहेगा या वेट गेन होता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, उसको जो है ज़्यादातर मसले होंगे, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां होंगी, ठीक है। तो उससे हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जॉब स्ट्रेन या फिर आपको जिसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हो, ठीक है, मतलब जॉब का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, ये भी बड़ा मसला होता है कि आपके ऊपर काम इतना ज़्यादा है कि आप साइकोलॉजिकली उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हो, ठीक है। 10th लीडिंग कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब ये भी एक बड़ा मसला है जो ऑक्यूपेशनल 10th लीडिंग कॉज है, ठीक है। मतलब दुनिया में इसके पहले भी मतलब काफ़ी सारे मसले हैं, बट ये भी एक कॉज है, ठीक है। हेल्थ केयर एंड सर्विसेज वर्कर्स, उनके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है, हेल्थ केयर जो होते हैं या फिर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, ये तो क्लास की एक्टिविटी है, खैर देख लीजिएगा कि नर्सेज में क्या क्या चीज़ें है, एज ए मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ के क्या मसले हो सकते हैं उनको, आप उनको आइडेंटिफाई करें नर्सिंग स्टूडेंट्स में, और उनको फिर आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इफ़ यू कैन तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, आई होप यू गॉट इट। एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।